इसी टैरिफ की बात करते हैं जो 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। अब आप पूछेंगे 27 क्यों, सुबह तो हम 26 कह रहे थे, वो 1% बाद में थोड़ा सा और नोटिफिकेशन में ऐड हो गया। तो इसका क्या असर होगा, इस पर हमारे साथ यतिन, मिताली और हॉर्माज मौजूद हैं। एक एक सब सेक्टर्स की बात करेंगे। पहले यतिन के पास चलते हैं। ओवरऑल किन सेक्टर और कंपनियों पर असर होगा, उसके बाद मिताली से जानेंगे कि दूसरे और कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। लेकिन पहले यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ये क्लियर हो गया है कि 27% टैरिफ भारत को लगेगा। 26-27 में थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था। और अगर हम ट्रम्प के टैरिफ्स की बात करें तो भारत के लिए ये 27% टैरिफ अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, एशियाई इकोनॉमीज़ की बात करें, तो यहाँ जो टैरिफ है लगभग दुगना जितना आपको दिखाई पड़ रहा है, खास करके वियतनाम और चाइना के लिए। हालांकि थोड़े बहुत सेक्टर्स इस टैरिफ के बाहर रहेंगे। फार्मा, आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर और ऐसे धातु जो यूएस में जिनका प्रोडक्शन नहीं होता, इन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है इस पर्टिकुलर टैरिफ ऑर्डर से। हालांकि जो दो सेक्टर जिन पे न्यूट्रल असर अभी तक दिखाई पड़ रहा है वो क्लियरली फार्मा और आईटी हैं। फार्मा खास करके क्योंकि फियर था बाजार को कि यहाँ आपको टैरिफ लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि आईटी के लिए टैरिफ न्यूट्रल है, लेकिन स्लोडाउन की आशंका के चलते, क्योंकि टैरिफ थोड़े बहुत हार्श थे, आईटी सेक्टर में खास करके मिड कैप आईटी में थोड़ा बहुत आपको इशू लग रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो यहाँ भारत की सिर्फ एक ही कंपनी है जिस पे असर देखा जाएगा, वो है टाटा मोटर्स। 25% टैरिफ ही लगेगा, कोई बदलाव वहाँ नहीं हमको दिखे हैं आज के टैरिफ ऑर्डर में। और स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स की बात करें तो जेएलआर से इनको लगभग 20% का रेवेन्यू एक्सपोजर आता हुआ नजर पड़ता है। अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो न्यूट्रल से पॉजिटिव असर रहेगा, क्योंकि जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम जैसी जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ की कंपनियों को ज़्यादा टैरिफ चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इनके इंपोर्ट जो है यूएस में महंगे हो जाएंगे। उसके सामने भारत को एक 10 से 20% का एडवांटेज रहेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो यहाँ कोरिया, वियतनाम जैसी हेवी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ पे भारत से ज़्यादा टैरिफ लगाए, तो जो कंसर्न्स थे डिक्सन को लेकर या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि टाटा ग्रुप की अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं, यहाँ आपको असर कम होता हुआ नज़र पड़ेगा। केमिकल के लिए नेगेटिव है, क्योंकि टैरिफ ज़्यादा है। एसआरएफ और बहुत सारी दूसरी कंपनी जैसे अतुल लिमिटेड हो या अपार इंडस्ट्रीज हो, यहाँ थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दो ब्रोकरेजेस स्पेसिफिकली इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं इस पूरे असमंजस में। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली, जिनको लगता है कि भारत की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, वो इंडिया को प्रेफर करते हैं और उनका जो कॉशियस स्टैंड है वो साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्रीज़ पे बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है। बर्नस्टीन का मानना यह है कि भारत के जो टैरिफ्स हैं वो भले ज़्यादा हैं, लेकिन आने वाले 6 महीनों में पूरा का पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा और शायद यहाँ से टैरिफ घटने की उम्मीद ज़्यादा है। कोई प्रकार का रिवीजन नहीं होगा और कहीं ना कहीं आईटी और फार्मा शेयर्स पे इनको लगता है कि कोई ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा इन टैरिफ्स का। तो बिल्कुल, चलिए ये बात हो गई कंपनी और सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा आज टैरिफ का, साथ ही ब्रोकरेजेस ने क्या रिपोर्ट निकाली है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक और है कि एशियाई देशों के साथ आप मुकाबला करें तो भारत पर कम टैरिफ लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सेक्टर्स में टैरिफ काफ़ी बढ़ गया है। किस सेक्टर में कितना टैरिफ बढ़ा है ये जानते हैं मिताली से। बताइए मिताली। तो जैसे कि हम पॉजिटिव मोमेंटम पे ही बात करें कि इंडिया के लिए जो ट्रम्प का टैरिफ है ये पॉजिटिव होता नज़र आ रहा है, तो पहले एशियन कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं कि जब भारत पे 27% का टैरिफ लगा है, वहीं दूसरी कंट्रीज़ पे ये जो टैरिफ है ये बढ़ता हुआ नज़र आया है। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक अपग्रेड हो सकता है इंडिया के लिए, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी पोजिशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आएगा। तो कैलेंडर ईयर 24 में यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। आंकड़े जो सामने आए वो बताते हैं कि $124 बिलियन की बायलेटरल ट्रेड हमने यूएस के साथ करी है, जो कि भारत की टोटल एक्सपोर्ट्स का 18% है। तो यहाँ पे जो ट्रेड्स है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। लेकिन अब टैरिफ्स पे आए तो सबसे पहले इंडिया पे जो 27% का टैरिफ लगा है वही चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ 54% का टैरिफ है। और दूसरे एशियन देशों की अगर बात करें तो कैम्बोडिया, श्रीलंका, म्यांमार पे 44% का 49% का टैरिफ देखने को मिला है। मतलब जो भारत के एक्सपोर्टर्स है उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। साथ ही चाइना की हाई टैरिफ्स का फायदा भी यहाँ पे भारत को मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम बात करें कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो नए टैरिफ से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड नजर आएगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, अपैरल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल्स, इन पे सबसे ज़्यादा टैरिफ नज़र आए हैं। सब पहले जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 2% का टैरिफ था, वहाँ पे वो बढ़कर 24% हो गया और वो हमारे एक्सपोर्ट्स का बहुत ही मेजर पार्ट यहाँ पे डिनोमिनेट करता है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जहाँ 4% टैरिफ था वो बढ़कर 22% हो गया है। ऐसे ही हम आगे बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी में तो 5% का जो टैरिफ था वो बढ़कर 21% हो गया है। साथ ही
टेक्सटाइल आर्टिकल्स की बात करें तो 14% का जो टैरिफ था वो बढ़कर 24% हो गया है। धीरे धीरे यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट्स की जो टैरिफ का यहाँ पे क्वांटम है वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आया है। तो ओवरऑल बेसिस पे देखें तो एशियन कंट्रीज के मुकाबले इंडिया पे टैरिफ का थोड़ा कम असर है, लेकिन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे टैरिफ के रेसिप्रोकल टैरिफ के जो क्वांटम्स है वो बढ़ते हुए नजर आए। कुछ सेगमेंट जहाँ पे ज़्यादा टैरिफ बढ़ा है, लेकिन हॉर्माज में आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप देखें श्रिम्प से जुड़ी कंपनियां टूटी हुई हैं आज, ट्रम्प के टैरिफ की कितनी मार पड़ी है इन कंपनियों पर? अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोज़न फूड्स इन दोनों शहरों में आज भारी गिरावट देखने मिल रही है, और वो इसलिए कि दोनों जो कंपनियां हैं वो श्रिम्प फीड का कामकाज करती है, और श्रिम्प जो है एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है भारत के लिए, जो यूएस में श्रिम्प्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उस वजह से अवंती फीड्स के शेयरों में 18% तक की गिरावट हमें देखी है और आज के सत्र में, और एपेक्स फ्रोज़न फूड्स में भी 6% की गिरावट हमने आज के सत्र में देखी है। अब हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारत पर 27% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं, और वियतनाम और इंडोनेशिया जो कि वो भी एक बहुत काफ़ी बड़े श्रिम्प एक्सपोर्टर्स हैं, उन पर भी ज़्यादा टैरिफ्स लगाए गए हैं। और अगर आप डेटा देखें तो FY24 में जो है कुल श्रिम्प एक्सपोर्ट्स भारत की तरफ से 60,523 करोड़ के थे, जिसमें से श्रिम्प एक्सपोर्ट्स जो थे वो लगभग 50,000 करोड़ के थे। और मौजूदा अगर आप देखें, अगर अब श्रिम्प एक्सपोर्ट्स की बात करें तो मौजूदा ड्यूटी जो है वो लगभग 2 से 4% की एंटी डंपिंग ड्यूटी है और लगभग 6% की काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। मगर इस रेसिप्रोकल टैरिफ्स के इंपोजिशन के बाद अगर हम देखें तो इनक्रेड रिसर्च ने एक एनालिसिस किया है जिससे ये कह रहे हैं कि श्रिम्प एक्सपोर्ट्स पर अब जो है 45% की ड्यूटी लग सकती है ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने के बाद। अगर हम अवंती फीड्स की बात करें तो तीसरी तिमाही में नॉर्थ अमेरिका से लगभग 70% आय जो है वो नॉर्थ अमेरिका के मार्केट से आई थी, और एपेक्स फ्रोजन फूड्स की भी लगभग 52% आय जो है वो यूएस के मार्केट से आई थी तीसरी तिमाही में। अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो 5% म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा है अवंती फीड्स में, रिटेल शेयर होल्डर्स का भी लगभग 13.5% का हिस्सा है। एपेक्स फ्रोजन में म्यूचुअल फंड्स की कोई खास हिस्सेदारी नहीं है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का 2.5% हिस्सा है, और रिटेल शेयर होल्डर्स का भी लगभग 18% हिस्सा एपेक्स फ्रोजन फूड्स में है। और दोनों शहरों में आज काफ़ी गिरावट देखने मिली। एक बहुत प्रख्यात ब्रांड की एक टैगलाइन थी, इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, लेकिन इस टैरिफ के लगने के बाद दोनों ही शहरों का कोई टैगलाइन बोलने का मौका नहीं आया। देखिए जो झींगा बोला ना उन्होंने, क्योंकि प्रॉन को महाराष्ट्र में झींगा कहते हैं, इसके लिए जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। और एक फिल्म आई थी मेरे ख्याल से जिसकी वो एक इंडियन रीमेक भी हुआ था, वो लाल सिंह चड्ढा, फॉरेस्ट गंप, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम मूवीज़। उसमें एक इमेजिनरी कंपनी थी, बुबा गुम्प श्रिम्प कंपनी। अच्छा मैं बताऊँ ना, ये एक सेक्टर है जिस पर टैरिफ लगने से मैं थोड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैंने ना कुछ सालों पहले एक कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान का जो प्रॉन होते हैं ना वो सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो गई थी कि हमारे साथ सबको पता है अब, तो वो काफ़ी एक्सपोर्ट होने लग गए थे, तो हमें ही नहीं खाने को मिलते थे, वो इतने महंगे हो गए थे। यहाँ पर अब आप गोवा जाएं तो बहुत महंगा हो गया था वो प्रॉन खाना। तो अब होपफुली शायद अगर एक्सपोर्ट में उतना वो ना आए तो डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी सी शायद सप्लाई बढ़ेगी। तो आई थिंक वीरू आप तो खाते हैं ना सी फूड? कभी कभार। मैं क्या लगता है यतिन तो नहीं खाते होंगे, खैर यतिन तो प्योर वेज कभी कभार वेज हूँ, और मैं तो बहुत खुश हूँ, एक्सपोर्ट कम हो और ये बहुत ही एलर्जिक होता है श्रिम्प। नहीं वो सबके ऊपर नहीं डिबेट हो जाएगा अभी। यतिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, सबकी अपनी अपनी होती है चॉइस होती है, किसी की वेज चॉइस है, किसी की नॉन वेज चॉइस है। आई थिंक खाना एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमको ना किसी को ये नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ ये ज़रूर है कि सी फूड सबको नहीं पचता है, जैसे मुझे क्रैब की एलर्जी है तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज मतलब आप क्या खाएं क्या पिएं, आई थिंक ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। खैर एनीवे इस टॉपिक को यहीं समेटते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए।